कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, एज यू ऑल नो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बराबर है। और उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, गैल्वेनिक सेल और थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज जो है वो ली थी। अब टर्मिनोलॉजीज जो ली थी ना, उसमें दो चीजें हमने खास कही थी आपको कि आईयूपीएसी जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो लास्ट में हमने टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई थी, तो हमने ये कहा था कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान में लेना है हर बार, ये स्टैंडर्ड है। पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान में लेना है। दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रोड या कोई चीज का जो पोटेंशियल है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैंने कहा था एक्स वाई जेड 0.76 वोल्ट है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, याद करो। एक कन्वर्जन मेथड आपको दी थी, सिर्फ क्या करना है आपको, 0.76 वोल्ट। हाँ, -0.76, मतलब सिर्फ आपको साइन चेंज कर देनी है। तो इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं। आप जब कोई न्यूमेरिकल्स गिनते हो, खास याद रखना, जब पूछा है एग्जाम में, तो आपको डेटा जो है उसमें अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो कैलकुलेशन के वक्त आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ये याद रखना है। बराबर है। ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर वो लोगों ने क्लियर नहीं लिखा है तो समझ लेना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। बट अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख कर दिया है, तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करके लेना है उसको। दूसरी बात हमने ये कही थी कि एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड जो है, दो टाइप के सेल लिए थे ना हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरे कौन से सेल होते हैं भाई, याद करवाओ। इलेक्ट्रो डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लाइटिक सेल। डेनियल सेल मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसे दोनों को हम पहचाने भाई, कौन सा सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। और जो ऐसे सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। खास याद रखिए, अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स नहीं पढ़े हैं या शुरू नहीं किया है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है। बराबर है। और जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, खास याद रखिएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है, बट जब हम पढ़ेंगे ये हाफ चैप्टर खत्म होने के बाद, तो उसमें एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। बराबर है। तो तब कंफ्यूज मत होना, एनोड अभी हम नेगेटिव ले रहे या होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। बट व्हेन वी स्टडी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, देन व्हाट हैपन, एनोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड विल बी नेगेटिवली चार्ज। ऐसा क्यों भाई, तो उसका रीजन ये है कि अभी हम फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब केमिकल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी गेन कर रहे हैं, देखो वर्ड आप सोचिए। और जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे और केमिकल एनर्जी गेन करेंगे। मतलब एक में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी लूज हो रही है, तो दोनों अपोजिट फिनोमिनन है, तो चार्ज भी ऑपोजिट है, साइन भी ऑपोजिट होगी, ये याद रखना है। बराबर है। तो ये दो चीजें खास याद रखनी है, एनोड कैथोड कब क्या लेना है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में से आईयूपीएससी ने स्टैंडर्ड किसको माना है भाई, या हम स्टैंडर्ड किसको लेते हैं आईयूपीएससी के मुताबिक, तो रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड लेते हैं। ये खास याद रखिए। बराबर है। क्लासिफिकेशन आपको एक पढ़ना है, और वो है इलेक्ट्रोड क्या है और कितने टाइप के होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड क्लासिफाई देम। तो इलेक्ट्रोड का कल मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया था कि मेटल की प्लेट, मेटल या नॉन मेटल की प्लेट, या ऐसे गैसियस नॉन मेटल कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके, उसकी सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके, उसे आप इलेक्ट्रोड कह सकते हो। इसी चीज को आप क्या कह सकते हो, मेटल प्लेट या रोड, या नॉन मेटल का ऐसा प्लेट या रोड
या ऐसा गैस जो मेटल या नॉन मेटल के टच में है, जिसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। तीन टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोड, खास याद रखिएगा। फर्स्ट वन, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड वन, inert electrodes, and third one, gaseous electrodes। बराबर है। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं भाई, तो खास याद रखिए, इलेक्ट्रोड्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट वन एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड, और तीसरा गैसियस इलेक्ट्रोड। किसे एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, अगर ये कोई पूछे, या आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है, तो ऐसी मेटल्स कि जो ऐसे रिएक्शंस के दौरान, मतलब या तो इलेक्ट्रिसिटी में से केमिकल एनर्जी मिल रही है, या तो केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ऐसी मेटल्स जो खुद कंजर्व होती है ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। In these type of reaction, then that type of metals or electrodes of that metals are known as active electrode. For an example, zinc, सिल्वर, कॉपर। हमने आगे डेनियल सेल वाला एग्जांपल देखा ना, कल हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें देखो हमने कहा था कि आप जिंक को वेट करके रखते हो प्रैक्टिकल से पहले, और प्रैक्टिकल के बाद में वही जिंक का वेट करते हैं, तो जिंक और कॉपर की पेयर में से जिंक इलेक्ट्रोड का वेट कम हुआ होगा, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है उसका वेट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो ये मेटल जो है वो खुद कुछ फील करती है, इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो वो या तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो या तो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मतलब या तो वो कंजर्व हो जाती है, या तो उसमें इंक्रीमेंट होता है, बट उसके अमाउंट में चेंज होता है, वो खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन फील करती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो है, जो खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन फील करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, देन दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। उसे हम क्या नाम देंगे भाई, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स नाम देंगे, खास याद रखिएगा। बराबर है। दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड का टाइप आता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। किसे कहेंगे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो याद रखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर द इलेक्ट्रोड्स विच आर मेड अप बाय मेटल्स और नॉन मेटल्स which only provides surface for the transformation or transport of electrons। इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं, खास ध्यान रखिएगा, वो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते नहीं है। सिर्फ क्या प्रोवाइड करते हैं, सरफेस, मतलब काम के है, होने जरूरी है वहां पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, बट वो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को क्या कहेंगे भाई, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। बराबर है। पहले के टाइम में खास याद रखिएगा, ये दो ही टाइप जो है वो नोन थे, एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ये गैसियस इलेक्ट्रोड्स जो है ना, जो तीसरा टाइप हमने कहा, वो एक्चुअली में तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का ही सब टाइप है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप के जो गैस है उसको एक चेंबर में पैक किया होता है। आज ही हम एक शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं जिसमें गैसियस इलेक्ट्रोड कैसे काम करते हैं वो आपको पता चलेगा। तो गैसियस इलेक्ट्रोड जो है उसमें क्या किया गया होता है कि गैस को एक पैक्ड चेंबर में या ट्यूब में पैक किया गया होता है, और उसमें नॉन मेटल या मेटल के साथ उसे टच में रखा गया होता है, जो गैस में से इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे गैस को या सेम टाइप के गैस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो मेटल या नॉन मेटल खुद कंजर्व नहीं होती, खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होती एट द एंड ऑफ रिएक्शन, बट वो सिर्फ क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है। तो ये हुए तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, बट उसमें गैस का यूज हुआ। तो ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसमें गैस अपना रोल प्ले करता है,
ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे? गैसियस इलेक्ट्रोड्स। आपकी बुक में शायद आपको ये क्लासिफिकेशन कहीं नहीं दिया है, तो आपको दिमाग में याद रखना है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स किसे कहेंगे? द इलेक्ट्रोड्स विच फील्स oxidation or reduction itself during the electrochemical reactions is or are known as active electrodes। ज्यादातर मेटल्स जो है, एक्टिव मेटल्स जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स किसको कहा हमने बच्चों? ऐसी मेटल्स या नॉन मेटल्स जो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होती एट द एंड ऑफ रिएक्शन। आप देखो तो वो एज इट इज पड़ी रहती है, बट वो अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, सर मतलब ट्रांस सॉरी ये एग्जाम्पल इनर्ट इलेक्ट्रोड एग्जांपल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखो ग्रेफाइट और प्लेटिनम कई बार ये काम करता है इनर्ट इलेक्ट्रोड का। प्लेटिनम जो है वो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता, बराबर है, बट वो सरफेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। और ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, भले मेटल नहीं है। ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, याद रखिए। तो कार्बन नॉन मेटल है, तो हमने यहाँ दोनों लिखा ही है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स, देखो दोनों हमने कहा। तो ग्रेफाइट जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है, खास याद रखिए। और प्लेटिनम जो है वो भी कई बार इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर काम में लिया जाता है। अगर आप गैसियस इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स लेना चाहो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो उसका एग्जांपल है बेस्ट। हाइड्रोजन गैसियस इलेक्ट्रोड जो है वो कई जगहों पर काम में लिया जाता है, बराबर है। तो आगे हम पढ़ने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो। सर हाँ, गैसियस इलेक्ट्रोड की डिफाइन बोलो ना एक बार। गैसियस इलेक्ट्रोड की देखो आपको लिखना ये है कि द इलेक्ट्रोड्स इन विच gas feels oxidation or reduction, but metals or non-metals provide the surface or that transportation of electrode, then that type of electrodes are known as gaseous electrode। क्या लिखना है? The electrodes in which gas donates or gains electron and feels oxidation or reduction, and non-metals or metal, दो में से कोई एक, non-metal or metal only provides its surface for gaining and liberation of that electron, that type of electrodes are known as gaseous electrodes। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? गैसियस इलेक्ट्रोड कहेंगे, जिसमें गैस जो है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, बट मेटल और नॉन मेटल है वो सिर्फ क्या करती है? अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है, बराबर है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहेंगे? गैसियस इलेक्ट्रोड कहेंगे। और याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसमें गैस का यूज हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? गैसियस इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, बराबर है। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बट आपको ये कहा जाए कि ये इलेक्ट्रोड कौन से टाइप का है, बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है या गैसियस है। तो आप फट से पता लगा सकते हो कि मेटल खुद अगर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में आता है। मेटल है बट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होती है ड्यूरिंग द एंड ऑफ रिएक्शन, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और गैस का यूज हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? गैसियस इलेक्ट्रोड्स, ऐसा नाम देंगे, बराबर है। तो ये जो चीज थी वो इलेक्ट्रोड्स के बारे में थी। और इलेक्ट्रोड्स के लिए कल हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था जिसे नाम दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद करिए। मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या गेन कर सकता है, हम उसे उसका पोटेंशियल कहते हैं। द पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोड का। अब दो इलेक्ट्रोड तो लेने ही पड़ेंगे सर्किट कंप्लीट करने के लिए, एक तो एनोड का काम करता है और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका काम करता है भाई? कैथोड का। और दोनों को जोड़ते हैं, कल हमने हाफ सेल लिया था अगर आपको याद है तो। दोनों हाफ सेल को जोड़ने से एक पूरा सेल बनता है, और वो सेल जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू कौन सी चीज थी जरा याद करिए, क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पर अपने आप स्पॉन्टेनियसली? एक वर्ड मैंने आपको दिया था, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन तो बराबर है, बट एक पर्टिकुलर वर्ड दिया था। इसमें ये स्क्रीन के ऊपर आपको वो वर्ड दिख रहा है कहीं ना कहीं? पोटेंशियल। हाँ, डिफरेंस, बस ये डिफरेंस जो है पोटेंशियल के बीच में वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कोई एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होते हैं? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये खास याद रखिए, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, cell forms electricity and that potential is known as cell potential. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसे हम सेल पोटेंशियल नाम देंगे, और वो मेजर होता है वोल्ट में, कितने वोल्ट प्रोड्यूस हुए हम ये कहेंगे, तो वो एक्चुअली में सेल पोटेंशियल है। बराबर, तो कोई पूछे आपको कि सेल पोटेंशियल क्या है, तो क्या बोलना है, सेल पोटेंशियल इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का क्या है, वो डिफरेंस है, उसे हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल कहेंगे। मतलब कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम सेल पोटेंशियल नाम देंगे। बराबर है, ये याद रखिए। कई बार इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और शॉर्ट में इसे कहा जाता है ईएमएफ। खास याद रखिए, तो अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज ईएमएफ, तो आपको बोलना है ईएमएफ मींस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हिच अकर्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जो एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर बनता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स को हम इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये खास याद रखते हैं। बराबर है। अब बात आती है कि कोई दो हाफ सेल जोड़े, हाफ सेल को दूसरा एक नाम दिया था, किसी को याद है तो मुझे वो नाम चाहिए। रेडॉक्स कपल। वेरी गुड, हाफ सेल, और वी कैन से दैट इट इज आल्सो नोन एज रेडॉक्स कपल। क्या था भैया डेफिनेशन, व्हाट इज रेडॉक्स कपल और हाफ सेल? बोलिए बोलिए, कल का तो कल रिवीजन हो जाना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट in which it is dipped, in which electrode is dipped, are commonly known as or combinedly known as half cell और redox couple। इलेक्ट्रोड और ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ना, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, तो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, ये दोनों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स कपल, या तो क्या नाम देंगे, हाफ सेल। तो ये हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, कोडिंग मेथड है उसकी कि हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें भी बीच में आया आईयूपीएसी। खास आईयूपीएसी ने ये मेथड दी है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करना है। पहले हम हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, और बाद में हम पूरे सेल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है और जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया, मतलब जिंक मेटल जो है उससे बना हुआ रोड डिप किया। अब ये तो हो गया रेडॉक्स कपल या हाफ सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड आर कंबाइनली नोन एज हाफ सेल। लिखना कैसे है इसे, हाफ सेल को कोडिंग में कैसे लिखना है, तो खास याद रखिए, मेटल कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी मेटल ड्रॉ की है मैंने भाई, जिंक, तो यहां पर उसका सिंबल लिखना है पहले, जिंक। कौन से फॉर्म में है, तो ये सॉलिड फॉर्म में, तो मैं यहां पर लिखूंगा सॉलिड। सबसे पहले मेटल को लिखना है, बाद में एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। बराबर है। अब आपको वो कौन से सॉल्यूशन में डीप किया है वो देखना है, तो ये सॉल्यूशन कौन सी चीज का है, मैंने बोला था ZnSO4, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहां पर दो चीज है, आप पूरा जिंक सल्फेट भी लिख सकते हो ZnSO4। ZnSO4 तो वैसे सॉलिड होता है, बट एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ होता है, तो यहां पर एक्वस लिखना है। एक्वस मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाया। दूसरी बात, इसका कंसंट्रेशन कितना है वो अगर आपको पता है, मान लीजिए 1 मोलर है, तो यहां पर वो भी लिखना है 1 मोलर। दूसरी बात मैंने कही, दो बातें आपको ध्यान में रखने का, आप पूरा या तो ZnSO4 लिख सकते हो, या तो ये मेटल के साथ कौन सा आयन मैच करता है
सिर्फ वो लिखो तो चलेगा। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, कोई कोई बुक में पूरा ZnSO4 लिखा होगा, कोई कोई बुक में सिर्फ Zn+2 लिखा होगा। दोनों चलेगा, क्योंकि ZnSO4 में भी Zn+2 होता है और SO4-2 होता है, बी रिमेंबर। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो सिर्फ मेटल का वहां पर होता है। SO4-2 यहां पर स्पेक्टेटर आयन है। याद करिए 11 स्टैंडर्ड रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पर हमने ये वर्ड बोला था, स्पेक्टेटर आयन, मतलब जिसका रिडक्शन भी ना होता हो, ऑक्सीडेशन भी ना होता हो, एज इट इज रहता हो, वैसा जो आयन है उसे हम कहेंगे स्पेक्टेटर आयन। तो स्पेक्टेटर आयन ना लिखे तो चलता है, ऐसा हमने बैलेंसिंग के टाइम कहा था, वही चीज यहां पर फॉलो करेंगे। ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, चाहे एक्टिव मेटल हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो या इनर्ट हो, लिखना ऐसे ही है। बट गैसियस इलेक्ट्रोड है, उसमें क्या होता है, शांति से सीख लेना है आज आपको, ये काम की चीज है। गैसियस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक बड़ा सा बीकर जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। एसिडिक मतलब जो H+ डोनेट करे, बराबर है ना। उसमें एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब डीप की गई होती है। वो ग्लास ट्यूब ऐसी होती है जो यहां से एयरटाइट होती है, खास याद रखिएगा, सील पैक होती है, यहां से ऊपर से भी सील पैक होती है। बट यहां पर एक वाल्व होता है और बीच में एक प्लेटिनम वायर जो है वो रखा गया होता है, और एक प्लेटिनम प्लेट होती है जो आधी ट्यूब के अंदर और आधी ट्यूब के बाहर इस तरीके से अरेंज होती है। देखो मैंने कहा पूरा ट्यूब जो है वो सील पैक है, ये कॉपर वायर से बाहर की ओर जुड़ा हुआ होता है। यहां से हाइड्रोजन गैस पर्टिकुलर प्रेशर के साथ इनहेल किया जाता है। मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस इनपुट कर दिया गया है, बाद में वाल्व बंद कर दिया जाता है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा है, बराबर है। अंदर का गैस डायरेक्टली बाहर के सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल टच में नहीं आएगा, खास याद रखिएगा। यहां पर सॉल्यूशन भरा हुआ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई और एसिड का, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। और ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो 298 केल्विन, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वर्क कर रहा है, खास याद रखिएगा। यही कॉपी पेस्ट करना है फिगर जब हम आगे हाइड्रोजन सेल को पढ़ने वाले हैं, बराबर है। बट अभी याद रखिए गैसियस सेल ऐसा होता है, उसे किसे रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ हाफ सेल को। हाफ सेल ये इसलिए है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रोड और वो जिसमें डीप है वो इलेक्ट्रोलाइट एक ही दिखाया गया है, तो ये दोनों को कंबाइन लिए हम क्या कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे। बट रिप्रेजेंट कैसे करना है, खास याद रखिए, ये कौन सी मेटल है जो टच में आ रही है दोनों चीजों के, गैस के और यहां पर भरे है वो इलेक्ट्रोलाइट के, मतलब HCl के, दोनों के टच में आ रही है, वो प्लेटिनम मेटल है, मैंने ऐसा कहा। तो वो मेटल का सिंबल लिखना है प्लेटिनम, वो सॉलिड फेज में तो S ओब्लिक। ये प्लेटिनम प्लेट के साथ गैस कौन सा टच में है, तो हमने कहा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब देखो गैस बोल रहे हैं, मतलब ये गैसियस फॉर्म में, तो यहां पर लिखना है G। अब जहां पर आप गैस लिखो ना, वहां पर आपको उसका प्रेशर भी लिखना है। तो ये गैस है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ है। और तीसरा, ये प्लेटिनम प्लेट कौन से इलेक्ट्रोलाइट के टच में है, तो वो पूरा HCl लिखो तो भी चलेगा। और दूसरा मैंने क्या कहा, जैसे ZnSO4 में सिर्फ Zn+2 लिखते हो, उसमें H2 के साथ कॉमन क्या है, तो H+, तो आप सिर्फ H+ लिखो तो भी चलता है, बराबर है। बट वहां पर आपको कंसंट्रेशन लिखना होगा कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर है, बराबर है। ये जो है वो हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करे, उसकी मेथड है। सिर्फ आधा सेल, मतलब मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये दो चीजें आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। और अगर गैसियस सेल है तो मेटल, गैस और इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीजों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस तरीके से हाफ सेल लिखना होता है। अगर आपको हाफ सेल लिखना नहीं आता, खास याद रखिए, तो आप फुल सेल नहीं लिख पाते। अगर आपको हाफ सेल लिखना नहीं आता तो आप फुल सेल कभी भी नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब ये हाफ सेल आपको आना चाहिए, जो मैंने अभी अभी सिखाया। क्या करना है, एक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो आपको सबसे पहले मेटल का सिंबल, सॉलिड, वर्टिकल लाइन और वो इलेक्ट्रोलाइट
जिसमें वो डीप है वो कंसंट्रेशन के साथ, और अगर वो गैसियस है तो ये 3 पार्ट आएंगे। ये हुआ हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है फुल सेल को कैसे लिखे। अब देखो हाफ सेल को लिखना आता है तो फुल सेल आपको आएगा आएगा और आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कल हमने डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में एक तरफ क्या रखा था, जरा स्पीड से, जिंक के साथ क्या रखा था मैंने, ZnSO4, और दूसरी तरफ कॉपर के ZnS साथ क्या रखा, हाँ कॉपर के साथ क्या रखा था, CuSO4 CuSO4। वेरी गुड। और यहाँ पर बीच में कुछ रखा था, अगर आपको याद है तो, उसे क्या नाम दिया था मैंने, salt bridge ग्लास ट्यूब ये सोल्ट ब्रिज जो है, उसके साथ साथ दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर वायर के थ्रू जोड़ा था, याद करिए, और बीच में रख दिया था गैल्वेनोमीटर, जिससे हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो पता चला है। और सोल्ट ब्रिज में हमने क्या भरा था, किसी को याद है केमिकल का नाम, KNO3 और NH4NO3 बराबर है, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भरा जाता है इसमें। क्यों वो अभी हम पढ़ेंगे, बट वो भरा जाता है सोल्ट ब्रिज में। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर आपको कोई दूसरे कंट्री में आपका साइंटिस्ट फ्रेंड है, उसे समझाना है कि भाई एक तरफ जिंक रोड रखना, कितना बोलना पड़ेगा। आप देखो कि भाई एक जिंक का रोड लो, इलेक्ट्रोड लो, उसमें ZnSO4 सॉल्यूशन में उसे डीप करो, सेम कॉपर के लिए करो, कॉपर वैसे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और दूसरा, अगर लैंग्वेज ही एक दूसरे की नहीं पता कम्युनिकेशन के लिए, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो IUPAC ने इसका हल निकाला कि भाई दोनों हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करे वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले हाफ सेल को आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे जिंक सॉलिड, अभी अभी मैंने सिखाया। दूसरा क्या लिखोगे, वो किस में डीप किया गया है, ZnSO4 में। इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए 1 मोलर है, तो आप यहां पर भी क्या लिखोगे कि वह सॉल्यूशन है और 1 मोलर है। कॉपर के लिए क्या लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे कॉपर सॉलिड फेज में है, CuSO4 में डीप किया गया है, एक्वा सॉल्यूशन है, 1 मोलर है। बट ये दोनों जुड़े हुए वो दिखाना है ना, तब आपको ध्यान रखना है। तब IUPAC ने एक रूल दिया कि एनोड को ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। ये खास याद रखना, व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द cell in the coding form, then we have to put anode on the left hand side while cathode on the right hand side। और कैसे लिखना है, तो ये जो डिपिक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, लेफ्ट वाला एनोड वाला, उसे एज इट इज लिख दो। मतलब जिंक S/ZnSO4 एक्वास एंड 1 मोलर। बट जब आप कैथोड लिख रहे हो तो उल्टा लिखना है। व्हाट डज इट मीन, उल्टा का मतलब क्या, पहले कॉपर सॉलिड नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, CuSO4 लिखना है, एक्वास एंड 1 मोलर। बाद में ओब्लिक करके ये वाला पोर्शन लिखना है, मतलब कॉपर एंड सॉलिड। और ये दोनों के बीच में अब आपको देखना है, वो डिपिक्शन मेथड है वो, कि इसमें सोल्ट ब्रिज है। दो अलग अलग बीकर होंगे ना, तो उसे जोड़ने के लिए सोल्ट ब्रिज रखना पड़ता है। मैंने कहा था एक कॉमन बीकर है, पूरा बीकर एक ही है और ये सब कुछ उसमें डीप है, तो सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो आपको अगर सोल्ट ब्रिज दिया गया है, खास याद रखिए, अगर सोल्ट ब्रिज है तो यहाँ पर डबल वर्टिकल लाइन करनी है बीच में, दोनों के बीच में डबल वर्टिकल लाइन है हाफ सेल के बीच में। उसका मतलब ये है कि दिए गए सेल में सोल्ट ब्रिज का यूज हुआ है। अगर यहां पर सिंगल वर्टिकल लाइन है ऐसे, इसका मतलब है सोल्ट ब्रिज यूज नहीं किया गया है, बराबर है। तो सोल्ट ब्रिज का अगर यूज किया है तो आपको डबल वर्टिकल लाइन रखनी है। अगर सोल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया गया है तो आपको सिंगल वर्टिकल लाइन लिखनी होगी, खास याद ये रखिए, बराबर है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर आपने ये कॉपर वाला सेल और हाइड्रोजन वाला सेल जोड़ा है तो आप किस तरीके से लिखोगे। पहले तो आपको एक कंफ्यूज होने वाली चीज सामने आएगी, कोई बताएगा मुझे किस तरीके से लिखोगे अगर कॉपर और हाइड्रोजन सेल जुड़े हैं तो। ये हाइड्रोजन सेल हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है और ये कॉपर का हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है।
क्या कंफ्यूजन होगा सबसे पहले, कोई कहेगा मुझे? एक चीज आपको पता होनी चाहिए जो नहीं है। सर सर्किट तो पूरा होगा ही नहीं ना। नहीं, वो मान लीजिए कि यहाँ जिंक के बदले आपने हाइड्रोजन रखा है या कॉपर के बदले आपने हाइड्रोजन रखा है, आप रख सकते हो यहाँ पर। कॉपर को लेफ्ट में भी ले सकते हो और हाइड्रोजन को यहाँ पर भी ले सकते हो। सोल्ट ब्रिज है ऐसा मान लीजिए, तो लिखोगे कैसे? मेरा मानना पूछना ये है आपको कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फुल सेल which is made up of two half cell in which one half cell is hydrogen half cell and the other one will be copper half cell। आपको कंफ्यूजन होगा, वो मुझे चाहिए, वो क्वेश्चन आपको होना चाहिए जो कौन नहीं हो सा रहा। एनोड पे रखे और कौन सा कैथोड पे? वेरी गुड। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किसको एनोड पर रखे और किसको कैथोड पर रखे, क्योंकि दोनों आपके लिए है। देखो, मैं यहाँ सामने से देख रहा हूँ ये फिगर को, तो मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड है और राइट हैंड साइड वाला कैथोड है। बट पीछे चला जाओ, ये फिगर के पीछे, स्क्रीन के पीछे चला जाओ, तो अपोजिट साइड हो जाएगी ना। तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हमारे पास रास्ता है। आपको खास याद ये रखना है कि जो ऑक्सीडेशन फील कर रहा हो, दो चीजें जोड़ने से जो ऑक्सीडेशन फील करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, कल हमने कहा था ना, जिंक से कॉपर की और इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे, मतलब जो रिडक्शन फील करे वो होगा कैथोड। तो जो ऑक्सीडेशन फील करता है वो एनोड है, जो रिडक्शन फील करता है वो क्या होगा? कैथोड होगा। बराबर है। उसके लिए पूरी वैल्यूज याद रखनी होगी। वैल्यू के ऊपर से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन जो है वो रिड्यूस होगा। बराबर है। और वो वैल्यूज जो है उसे हम ईएमएफ सीरीज ऐसा नाम देंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ऊपर हमने पढ़ा ना, वो वैल्यूज की सीरीज को हम ईएमएफ सीरीज ऐसा नाम देंगे। और तब आप ऐसे लिख सकते हो कि प्लेटिनम, मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ, हाइड्रोजन सेल है ना वो एनोड का काम करेगा और कॉपर जो है वो कैथोड का काम करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटिनम इज ए सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, जो एसिडिक मीडियम जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि कॉपर वाला सेल जो है वो कैथोड है, तो उसे उल्टा लिखना है, मतलब इस तरीके से CuSO4, वरना हम Cu पहले लिखते ना, बट वो कैथोड है तो हमने अपोजिट साइड से शुरू किया। और सोल्ट ब्रिज अगर यूज किया है तो डबल वर्टिकल लाइन, नहीं किया है तो आप कितनी वर्टिकल लाइन करते हैं? सिंगल वर्टिकल लाइन। हाँ, तो ये पूरा का पूरा जो सेल है वो आपने रिप्रेजेंट किया। इसमें भी एक क्वेश्चन अभी होना चाहिए कि सर हमें कैसे पता चले कि दिया गया सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है? बराबर ना, वो कंफ्यूजन होगा। तो याद रखिए, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस ऐसे लिखा और राइट हैंड साइड में ऐसे प्लस लिखा हो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। क्योंकि मैंने सबसे पहले आज का लेक्चर शुरू किया ना, तभी कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड माइनस होता है और कैथोड क्या होता है? प्लस होता है। अगर आप यही सेल लिख कर आए हो बट साइन चेंज कर दी है, प्लस और इस तरफ है माइनस, इसका मतलब एनोड प्लस है। और एनोड किस में प्लस होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो खास याद रखिए कि अगर साइन चेंज है, अपोजिट साइन हो गई है, अगर नेगेटिव साइन लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात हो रही है, पॉजिटिव साइन है वो लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात हो रही है। ये कभी मत भूलना। बराबर है। ये जो चीज है वो हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसे कैसे रिप्रेजेंट करे, कोड में या डिस्क्रिप्टिव मैनर आपको नहीं लिखनी है और सिर्फ सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हो, तो ये मेथड है। बराबर है। इसके पोटेंशियल कितने हैं वो मेजर करने की मेथड हमारे पास है, जो हम सीखने वाले हैं। जो आज थोड़ा पोर्शन लेंगे और कल थोड़ा पोर्शन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बट हमने जो पहले लेक्चर में डेनियल से लिया उसमें हमने कहा था 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो गैल्वेनोमीटर दिखाता है 1.1 वोल्ट। इसलिए हमें पता चलता है कि जिंक और कॉपर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो 1.1 वोल्ट है। बट आपने ये सोचा
कि अकेले कॉपर का कितना और अकेले जिंक का कितना। जिंक एंड कॉपर का कॉम्बिनेशन है वो 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, बट प्योर जिंक और प्योर कॉपर का कितना। तो सिर्फ हाफ सेल जो है उसका पोटेंशियल मेजर करना थोड़ा हार्ड है। पहले तो नामुमकिन ही था, बट एक नर्न्स्ट नाम का साइंटिस्ट आया जिसने नर्न्स्ट इक्वेशन दिया, जो लेटरली हम स्टडी करने वाले हैं बाद में। उसने ये पॉसिबल बनाया कि हाफ सेल का भी पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, बट उससे पहले ये जो चीज है वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, कई सारी मेथड डेवलप हो चुकी थी। उसमें से एक मेथड ये है जो हम सीखने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड भी है, कि जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल जो आपने लिया है उसकी वैल्यू कितनी, उसका पोटेंशियल कितना, तो वो नहीं मिल पाता था, क्योंकि जिंक कॉपर के साथ है तो 1.1, सिल्वर और कॉपर है तो कुछ वैल्यू अलग, जिंक और सिल्वर है तो कुछ वैल्यू अलग। इसका मतलब तो हम कोई एक हाफ सेल है उसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन करें, उसका एक ही रास्ता है, कोई एक इलेक्ट्रोड जो है उसकी वैल्यू आपको स्टैंडर्ड ले लेनी होगी, रैंडम ले, भले ही हो कुछ और, बट उसे एज ए स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। ऐसा इलेक्ट्रोड आपको कोई लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आप स्टैंडर्ड ले सको, उसकी रिस्पेक्ट में आप बाकी सबको मेजर करो। तो और ऐसा किया गया, मेजरमेंट कैसे किया गया वो हमें सीखना है पोटेंशियल का, जिसे कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके साथ साथ में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। अब देखो मैंने जो टाइटल लिखा ना उसके ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि हम हाइड्रोजन सेल को एज ए स्टैंडर्ड लेने वाला है। मतलब ऐसे ढेर सारे जो कॉम्बिनेशंस किए गए उससे अलग अलग वैल्यूज मिले, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिले, अलग अलग वोल्टेज मिले, बट कंफ्यूजिंग ये था कि भाई इंडिविजुअल हाफ सेल की वैल्यू हमें कैसे पता चले। तो किसको स्टैंडर्ड लिया गया? हाइड्रोजन सेल को, जो गैसियस सेल है। हमने 3 टाइप के सेल पढ़े, उसमें ये गैसियस सेल है, बराबर है। तो स्टैंडर्ड जो है वो हाइड्रोजन सेल को लिया गया, और कितना? तो 0 वोल्टेज, ये याद रखिए। और हाइड्रोजन ही क्यों लिया गया? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी इजीली करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी इजीली करता है, याद रखिए। ऐसा हमने हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में पढ़ा था। वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटॉन बन के भी रह सकता है और रिएक्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रेट भी बन जाता है, बराबर है। तो H- और H+ दोनों सेम टेंडेंसी से वो होता है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कॉमन क्या ली गई है? 0 वोल्टेज जो है वो मेजर की गई है। तो कभी भी आपको पूछे कि कौन से सेल की वैल्यू 0 है, तो उसमें एक रीजन ये आएगा, देखो मैंने वर्ड बोला है, एक रीजन ये आएगा कि जो हाइड्रोजन सेल से बना है या हाइड्रोजन हाफ सेल्स दोनों यूज हुए हैं, ऐसे सेल का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन सेल को स्टैंडर्ड हाफ सेल कहा गया है, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल आप ऐसा कह सकते हो, जिसकी वैल्यू कितनी ली गई है भाई? 0, बराबर है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल जो है उसकी वैल्यू क्या ली गई है? 0। यहां तक रखते हैं हम